नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 36वीं कड़ी, भीख में नहीं चाहिए आजादी। पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस के गर्मपंथी अर्थात उग्र राष्ट्रवादी हिंदू नेता बंग भंग के बाद कांग्रेस में हावी हो गए तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से हिंदू जाति की आत्मा को जगाकर और हिंदू जाति में गौरव के भाव भरकर भारत की आजादी की मांग करने लगे। उन्होंने हिंदू जाति एवं मुसलमानों को दो अलग अलग राष्ट्र बताया, जबकि उदारवादी अर्थात नरमपंथी नेता अब भी अंग्रेजों की छत्र छाया में स्वराज्य के लिए अनुनय विनय कर रहे थे। उग्र राष्ट्रवादी नेता विपिन चंद्र पाल का कहना था, कोई किसी को स्वराज्य नहीं दे सकता। यदि आज अंग्रेज उन्हें स्वराज्य देना चाहें तो वे ऐसे स्वराज्य को ठुकरा देंगे, क्योंकि मैं जिस वस्तु को उपार्जित नहीं कर सकता उसे स्वीकार करने का भी पात्र नहीं हूं। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और भिक्षा तथा उपहार वरदानों के रूप में अधिकार प्राप्त करना नितांत भ्रामक है। लाला लाजपत राय ने ईस्वी 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था, एक अंग्रेज को भिखारी से बड़ी घृणा और विरक्ति होती है। मेरे विचार में भिखारी है ही इस योग्य कि उससे घृणा की जाए। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अब हम अंग्रेजों को दिखा दें कि हम भिक्षुक नहीं है। हमारा आदर्श भीख मांगना नहीं वरन आत्मनिर्भरता है। यदि उस काल के कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं का समग्र विश्लेषण किया जाए तो ये बात स्पष्ट होगी कि यद्यपि उग्र राष्ट्रवाद उदारवाद की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था, तथापि वे एक दूसरे के पूरक थे। उदारवादियों ने कांग्रेस की स्थापना के माध्यम से उग्रवादियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया तथा उग्रवादी नेताओं ने उसी कांग्रेस का उपयोग अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने में किया। दोनों ही सच्चे देशभक्त और देश प्रेमी थे। इतिहासकार रामनाथ सुमन ने लिखा है, जब हम कांग्रेस के नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारी राष्ट्रीयता के विकास में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों हमारी राजनीति के स्वाभाविक उपकरण हैं। वस्तुतः वे एक ही आंदोलन के दो पक्ष हैं, एक ही दीपक के दो परिणाम हैं। पहला प्रकाश का द्योतक है और दूसरा गर्मी का। पहला बुद्धि पक्ष है और दूसरा भाव पक्ष है। पहला कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था और दूसरे का उद्देश्य राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन करना था। उग्रवादी आंदोलन के नेताओं ने ही इस बात को जोर देकर कहा कि राजनीतिक आजादी ही राष्ट्र का जीवन है। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने पूरी ताकत के साथ उग्रवादी नेताओं को कुचलना आरंभ कर दिया। अंग्रेज सरकार द्वारा ईस्वी 1908 में समाचार पत्र विधेयक लागू किया गया ताकि उग्रवादी हिंदू नेता जनता में अपने विचारों का प्रसार नहीं कर सकें। सरकार द्वारा उसी वर्ष आतंकवादी अभियोगों से निपटने के लिए दंड विधि संशोधन अधिनियम 1908 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह सम्मेलन अधिनियम 1911 लागू किया गया। इन कानूनों की आड़ में अंग्रेज सरकार ने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अन्य उग्रवादी हिंदू नेताओं को बंदी बना लिया, जिससे उग्रवादी नेताओं को भारी धक्का लगा। ईस्वी 1916 में बाल गंगाधर तिलक लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की एकता फिर से स्थापित करने में सफल रहे और श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चलाते रहे। बाल गंगाधर तिलक को अपने जीवन का काफी हिस्सा अंग्रेजों की जेलों में बिताना पड़ा। इसलिए ईस्वी 1919 के आते आते उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। ईस्वी 1915 में मोहनदास गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ईस्वी 1917 के चंपारण आंदोलन से गांधी को कुछ प्रसिद्धि मिलने लगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी को अंग्रेजों द्वारा भारत लाया जाकर कांग्रेस में प्रतिष्ठित करवाया गया था ताकि कांग्रेस को उग्र हिंदू नेताओं से मुक्ति दिलवाई जा सके। ईस्वी 1919 के आते आते गांधी को कांग्रेस के मंचों पर जगह मिलने लगी। जब ईस्वी 1919 में
गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दी। वे गांधी की लिजलिजी राजनीति को कांग्रेस के लिए अच्छी शुरुआत नहीं समझते थे। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया और देश ने अपने महानतम नेताओं में से एक को खो दिया। इस प्रकार भारतीय असंतोष से निपटने के लिए ईस्वी 1885 में अंग्रेजों ने कांग्रेस रूपी जिस यंत्र का आविष्कार किया था, राष्ट्रवादी हिंदू नेताओं ने ईस्वी 1905 में उसे भारत की आजादी प्राप्त करने का युद्धपोत बना दिया। किंतु इससे पहले कि कांग्रेस रूपी युद्धपोत आजादी की दिशा में 1 इंच भी आगे बढ़ पाता, ईस्वी 1906 में लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम लीग रूपी दूसरे युद्धपोत का आविष्कार किया, जो बड़ी ही दृढ़ता से कांग्रेस का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए विपरीत दिशा से तीव्र वेग से चला आ रहा था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को शिमला में क्यों बुलवाया। धन्यवाद। जय हिंद।